बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में खेला जा रहा है और आज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम के दरमियान खेले जाने वाले इस फाइनल मैच का पहला दिन कि जहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करते हुए मैच 212 रन से बनाकर आउट हो गई। एक अच्छा टॉस जीता साउथ अफ्रीका ने और उसको बड़े जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज भी किया, जहां पर राबादा ने 5 खिलाड़ी को आउट किया और यानसन ने जो है वो 3 विकेटें हासिल करके तबाही मचाई। केशव महाराजा और मरकरम एक एक विकेट लेने में कामयाब रहे थे और जवाब में इस वक्त स्ट्रगल करती नजर आ रही है और तकरीबन 43 रन स्कोर किए हैं। साउथ अफ्रीका ने 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मिचेल स्टार्क ने पहले ही ओवर में मार्करम को बोल्ड करके जो तबाही मचाई उसका सिलसिला अभी भी जारी है और इस वक्त 169 रन का खसारा है टीम साउथ अफ्रीका को। ये टूर्नामेंट जो है ये अब इसका फाइनल जो है वो लॉर्ड्स में खेला जा रहा है और हम अक्सर ये बात करते हैं कि हम अपने शो में जिन शख्सियात को मदऊ करते हैं उनकी कुछ ना कुछ रेलिवेंसी होती है उस दिन के हवाले से, उस टॉपिक के हवाले से या उस दिन की जुड़ी यादों के हवाले से। मेरे साथ आज जो पाकिस्तान के एक जबरदस्त बैट्समैन मौजूद हैं, अपने वक्त के इंतहाई दिफाई अंदाज से खेलने वाले बैट्समैन, वक्त पड़ने पर जाराना अंदाज से भी खेलते नजर आए। इनको आउट करना जो था वो जुए शीर लाने के मुताबिक होता था और मैं आज भी ये बात कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में किसी यंगस्टर को देखना है कि विकेटों की क्या कीमत है, क्या अहमियत है और उसका दिफा किस तरह किया जाता है तो वो उनकी बैटिंग की वीडियोस जरूर देखें कि किस क्लासिकल अंदाज से ये ना सिर्फ दिफाई बल्कि जारहाना बैटिंग भी करते थे। तो लॉर्ड्स में जनाब ये टेस्ट मैच खेला जा रहा है और हमारे इन जबरदस्त स्टाइलिश मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और ओकेजनली पार्ट टाइम मेकशिफ्ट ओपनिंग बैट्समैन ने लॉर्ड्स में ही 18 जून को शुरू होने वाले टेस्ट मैच में 19 जून को 59 रन की इनिंग खेली थी और दिलचस्प बात यह है कि इनका जो ओडीआई कैप नंबर है वो भी 59 ही है। तो लॉर्ड्स में इनकी 59 रन की इनिंग, इनका ओडीआई कैप है 59। और यही नहीं बल्कि आज हम 11 जून को आज इस शो को हम लाइव आपके लिए लेकर आए। कल 12 जून है, कल जलालुद्दीन साहब और जावेद मियादाद साहब अपनी सालगिरह को भी सेलिब्रेट करेंगे। तो ये हैट्रिक भी स्कोर कर चुके हैं। जिस तरह जलालुद्दीन साहब ने हैट्रिक की थी, ये बैट्समैन होने के बावजूद जो है वो पीआईए की जानिब से वाडा के खिलाफ यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है वो हैट्रिक भी हासिल कर चुके हैं। तो कल के दिन के हवाले से इनकी रेलिवेंस ये कि उन्होंने हैट्रिक भी जो है अपनी उम्दा बॉलिंग के जरिए हासिल की हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं अपने वक्त के जबरदस्त स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर और जिस तरह मैंने पहले कहा ओपनिंग बैट्समैन आसिफ मुस्तफा साहब। आसिफ भाई को हम शो में खुश आमदेद भी कहते हैं, लेकिन इससे पहले कि आसिफ भाई से मैं जरा बाज़ाब्ता तौर पर बात करूं इस तमाम तर चीज़ों के हवाले से, जरा पहले सरफराज की रिटायरमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। सरफराज ने आसिफ भाई के सामने बहुत क्रिकेट खेली, उनका कैरियर ग्रो अप हुआ जो है वो आसिफ भाई के सामने। जरा आसिफ भाई से पहले ये पूछेंगे कि आसिफ भाई ये बताइएगा कि सरफराज के रिटायरमेंट के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि उनको बोर्ड के सेटअप में लाया जा रहा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो उससे डेफिनेटली क्रिकेट बोर्ड ने बात की हुई होगी कि उसको क्रिकेट सेटअप में लाया जा रहा है। तो एक्चुअली उसको खेलते हुए एज एक्टिव प्लेयर तो बोर्ड के अंदर नहीं ला सकते। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आपस में इन लोगों की बातचीत हुई है जिसकी वजह से वो अपनी रिटायरमेंट की तरफ जो है वो गामजन है। और मैं चाहता हूँ कि अपने जो उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, काफ़ी नाम पैदा किया, काफ़ी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज की, उसके बाद अब चाहिए कि सही जिस तरह पाकिस्तान के सर्विसेज की इस तरह वो क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट बोर्ड नॉट क्रिकेट कमेटी या क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी या इस तरह के आके और प्लेयर्स के लिए मतलब उनके लिए फायदेमंद हो सकता है प्लेयर्स के लिए कि उनकी सर्विसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हासिल की जाए। सर लेकिन आप समझते हैं कि ये इस तरीका सही है कि मैं सरफराज के लिए नहीं कह रहा, असद शफीक, अजहर अली के लिए भी, कि आज किट उतारो, कल बोर्ड के सेटअप का हिस्सा बन जाओ, सिलेक्शन कमेटी में आ जाओ, क्रिकेट कमेटी में आ जाओ, क्रिकेट एडवाइजर बन जाओ, या थोड़ा आप समझते हैं गैप लेना चाहिए? बिल्कुल गैप रहना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि ये प्लेयर्स जो रिटायर होने के बाद अपनी एक मैनेजमेंट पोजीशन में आते हैं जहाँ पे एक उनको पावर हासिल होती है और वो उन प्लेयरों के साथ भी खेल चुके होते हैं जो ऑलरेडी जिनको सिलेक्ट करना है उनको वो मेंटोर करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समटाइम पर्सनल इंटरेस्ट में ये चीज़ें जो हैं वो प्लेयर के और मैनेजमेंट के अगेंस्ट जा सकती हैं। जब तक वो प्लेयर उस वक्त तक जो मेरा अपने ओपिनियन है वो ये होना चाहिए, ये है कि जो प्लेयर रिटायर होता है तो उसको थोड़ा गैप दे के दिया जाए। लेकिन हो सकता है क्रिकेट बोर्ड समझता हो और आजकल ज़माना चेंज होता जाता है, जो बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी चेंज होती है, इस तरह ये जो वे ऑफ वर्किंग ये भी चेंज कर दिया होगा कि जैसे ही आदमी करंट प्लेयर हो वो आ जाए और आके जो है ना
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सर्व करे। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें गैप होना ज़रूरी है। ठीक है। अब इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, जरा वापस अपने इंट्रो की तरफ आता हूं। आसिफ भाई, लॉर्ड्स में आपकी 59 रन की इनिंग, आज हम 11 जून को प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने 18 जून को टेस्ट मैच शुरू हुआ, तारीखी टेस्ट मैच इस लिहाज से था कि एक मौके पे पाकिस्तान के 81 रन पे 6 आउट हो गए थे, और उस इनिंग को फिर उस टेस्ट मैच को फिर वसीम अकरम और वकार यूनुस ने अपनी बैटिंग से जितवाया था, और वसीम और वकार उस टेस्ट मैच का जिक्र भी गुज़िश्ता अपने शोज में करते हुए नजर आए। तो कुछ उस इनिंग की यादें हैं आपके जहन में? क्योंकि लॉर्ड्स में जो है वो खेलना एक तो बहुत बड़ी बात, फिर वहां पे निफ्ट सेंचुरी स्कोर करना, फिर आपने वहां पे 59 रन स्कोर किए नंबर 3 पे खेलते हुए। देखिए, बहुत अच्छी जो एक आप लॉर्ड्स में जो कि आप कहते हैं कि मैका ऑफ क्रिकेट है, तो वहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग होती है। और आफ्टर काफ़ी अरसे के बाद मैंने टेस्ट क्रिकेट में वापसी की थी, ऑलमोस्ट 5 साल के बाद। तो वो मेरा सेकंड टेस्ट मैच था आफ्टर 5 साल के बाद। तो उसके बाद जब वो पहली मेरी हाफ सेंचुरी भी थी टेस्ट मैच में वहीं थी। तो वो जो है जो जो परफॉर्मेंस थी, एक तरह के मेरे लिए बड़ा सिग्नेचर रही शुरू, क्योंकि मैंने कमबैक किया था और उस ग्राउंड के अंदर और उस नंबर 3 पे जाके, क्योंकि मैं नंबर 3 पे कभी नहीं खेला था आज तक ना। और टेस्ट मैच में आके नंबर 3 में मैंने बैटिंग स्टार्ट की और काफ़ी अर्से तक नंबर 3 में बैटिंग में करता रहा। ठीक है। अच्छा आसिफ भाई, कुछ पिच के हवाले से बताएं, क्योंकि आज हमने देखा कि पहले ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे स्ट्रगल करती नजर आई, फिर साउथ अफ्रीका भी जो है वो अब 4 आउट हो गए 43 रन के स्कोर पे। गो के पिच का रवैया वक्त के साथ साथ तब्दील ज़रूर हुआ होगा, लेकिन लॉर्ड्स के हवाले से कहा जाए कि थोड़ा सा ग्राउंड जो है वो उसका जो है वो इनक्लाइन है। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या जिससे बॉलर को मदद मिलती है, बैट्समैन के लिए थोड़ी मुश्किल होती है? नहीं, लॉर्ड्स में मैंने काफ़ी मैचेस और भी खेला, मैं एमसीसी के मैचेस भी खेला लॉर्ड्स के ऊपर, एमसी की तरफ से। तो वो पिचेस के ऊपर डिपेंड करता है ग्राउंडमैन कैसी पिच बनाना चाहता है। वो चाहे तो फ्लैट पिच बना सकते हैं अगर कंडीशन ड्राई है तो, और अगर चाहे तो उसमें ग्रास रख के उसको सीमिंग ट्रैक भी बना सकते हैं। तो ये जो पिच इन्होंने बनाई है, इसमें दोनों तरफ है। बैटिंग भी अगर आप करना चाहें तो अच्छी बैटिंग करेगा, बॉलिंग की वजह से मतलब दोनों के लिए बेहतरीन पिच है ये इस वक्त ना। ठीक है, आप जो रिजल्ट है अभी फिलहाल, उसमें ये लगता है कि बॉलर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बैट्समैन पूरी तरह से बैटिंग करें तो वो अच्छी बैटिंग पिच भी हो सकती है आगे जाके, सेकंड डे थर्ड डे अगर वहां तक सरवाइव किया तो। लेकिन ये कि जो पिचेस हैं ये डिपेंड करता है ग्राउंडमैन के ऊपर। मैं नहीं समझता कि कोई इंक्लाइन या डिक्लाइन से कोई ऐसा खास फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने वहाँ पे काफ़ी टेस्ट मैचेस खेले हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे समटाइम्स जो है वो स्पिनर्स ने भी आउट किए हैं, फास्ट बॉलर ने भी आउट किए, बैट्समैन ने रन्स भी किए, तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बिल्कुल। और जब लॉर्ड्स की बात होती है तो लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब को हम किस तरह भूल सकते हैं कि जिन्होंने वहाँ पे 200 बारकतुलाना इनिंग खेली थी, और उसके बाद फिर दुनिया ने उनको लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स का जो है खिताब दिया था। मोहसिन भाई, अगर आप हमारा शो देख रहे हैं तो सर आपको भी सलाम है कि आपने लॉर्ड्स में पाकिस्तान का सब जलाली परचम जो है वो बुलंद किया था। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आसिफ मुश्तबा साहब से मजीद पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आसिफ मुश्तबा साहब की 59 रन की इनिंग के हवाले से, इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, साथ साथ हम लॉर्ड्स की पिच को भी डिस्कस कर रहे थे। सर जरा एक सवाल उस वक्त रह गया था क्योंकि ब्रेक आ गया था। आप समझते हैं कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसका फाइनल खेला जा रहा है, इस तरह भी आपने कहा कि ग्राउंड मैन को जो डायरेक्शन दी जाती है कि इस हिसाब से पिच बनाए, तो उसने इस हिसाब से ये पिच बनाई होगी। तो क्या आप नहीं समझते कि यहाँ पे लोग रन देखना चाहते हैं रादर देन इसके एक दिन में टीम पूरी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आउट हो गई, साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है? देखें, मैं आपको बताऊं, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन ये होती है कि वहां पे ग्राउंडमैन को इंस्ट्रक्शन कोई ऊपर से देता नहीं है, ठीक है ना। ग्राउंडमैन को पता है कि उसकी क्या जॉब है, वो अपनी जॉब के हिसाब से पिच बनाता है। तो वो कोशिश उसकी यही होती है कि पिच जो है ना जो है ना हेल्पफुल दोनों तरफ हो, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो, ड्राई हो या बहुत ज़्यादा उसमें नमी हो पिच के अंदर, तो वो डोर डिफरेंट हो जाती है खेलने के लिए। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ जो आप बता रहे हैं स्कोर जो देखा, मैंने मैच नहीं देख पाया, तो जिसके हिसाब से लगता है मुझे नहीं लगता कि पिच में ऐसी कोई मतलब है। बहुत बॉलिंग ने अच्छी की, बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, बैट्समैन ने शायद कुछ शॉट्स जल्दी खेले होंगे या जिसकी वजह से आउट हुए। लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हैं कि मैच में रन बनना चाहिए, हो सकता है उसने कोशिश भी की होगी। पिच का मैंने कलर भी नहीं देखा कि पिच का कलर कैसा है। अगर पिच का कलर बहुत ज्यादा ग्रीन नजर आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि उसने अपनी मर्जी से वो छोड़ दी हो।
ग्रास के ऊपर या उसने साफ नहीं किया हो, तो ये डिपेंड करता है ग्राउंडमेंट्स के ऊपर। ठीक है। और सर, इससे पहले कि मजीद अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, जिस तरह मैंने कहा कि कल जलालुद्दीन साहब की हैट्रिक है, आपने भी अगेंस्ट जो है वो वापडा हैट्रिक की थी, उसमें मरहूम रियाज शेख भी उस मैच में खेले थे। कुछ यादें जरा से शेयर कर लें, फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, अभी मुझे तो याद है कि मैंने हैट्रिक की थी, लेकिन अभी मुझे आपने के इससे याद आया कि वो मैच मैंने वापडा के खिलाफ, ये भी मुझे याद है, वो यूबीएल ग्राउंड के ऊपर था, ठीक है? लेकिन टीम मुझे ज़हन में नहीं थी, कौन सी टीम है। आपकी बड़ी मेहरबानी कि मुझे आपने याद कराया, बल्कि अब मुझे ये भी नहीं पता था, मतलब याद था कि मेरा जो वनडे का कैप है वो 59 है, वो भी आपने याद दिलाया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, इसके से मैं लिख लूँगा कि मेरा ये क्या आखिरी नंबर। लेकिन ये कि बड़ी अच्छी मतलब मैचेस वो होता ही क्या था कि फर्स्ट क्लास में आप देखेंगे, जो मेरा रिकॉर्ड है क्रिकेट बॉलिंग का, वो मैं क्योंकि मैं एक्चुअली जब स्पिन की ज़रूरत होती थी, मैं बहुत रेगुलर बॉल करता था। मेरी अच्छी खासी विकेटें हैं, अच्छे खासे पॉइंट्स आउट हैं, अच्छे खासे 10 दफ़ा मैच में आउट किए मैं, तो डोमेस्टिक में प्रॉपर, इवन लिस्ट में मैं प्रॉपर गेंद करता था। जब मैं बॉलिंग उसमें करता था इंटरनेशनल, तो हमारी बॉलिंग इतनी बड़ी थी कि मौका नहीं मिलता था बॉलिंग करने का। सही। लेकिन ये कि हैट्रिक की याद, जो हैट्रिक है वो तो फिर हैट्रिक होती है सर, कि चाहे बिल्कुल, कुछ भी हो, कैसी भी टीम हो। बिल्कुल जवाब, हैट्रिक हैट्रिक होती है सर। और परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस होती है। आपने बहुत अरसे कप्तानी भी किया, पाकिस्तान टीम में नायब कप्तानी तक भी पहुंचे, और जो है वो एक ऐसे कैप्टन आप हो सकते थे जिसको क्रिकेट ब्रेन कहा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको कप्तानी का इतना लॉन्ग रन आपको नहीं मिल सका। लेकिन अभी इतना कप्तानी का काल पड़ा हुआ है यहाँ पे कि अभी सलमान आगा ने T20 में कैप्टनसी शुरू की है, उनको वनडे और टेस्ट की कैप्टनसी का भी कहा जा रहा है। मेरे साथ कामना नकवी ईद के शो में थे, उन्होंने कहा बहुत जल्दी होगा। बासित अली साहब मुबारकबादें देते नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, हर दूसरे दिन उनको एक ट्वीट आता है कि तीनों फॉर्मेट की कप्तानी मुबारक हो। आपको कैसा लगता है कि जो सलमान आगा बहुत जबरदस्त प्लेयर है, क्रिकेट उनकी बड़ी जबरदस्त तरीके से जा रही है, तीनों टीमों की कप्तानी का बोझ डालना उन पे सही होगा? सर, हमने तो अपने क्रिकेट मैटर्स को एक लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ है, ठीक है? ये खिचड़ी बना दी है, इतना मैस कर चुके हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा कि इसको कहाँ से सही करें। अब ये आके फिर वही गलती करेंगे, तीनों मैच, तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान बना दिया। यानी कि अब फिर, क्योंकि हमारे पास क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक जीन में है कि पावर आती है तो हम जो है ना, एक तरह के मैं मतलब नाखुदा बन जाते हैं हम, ठीक है ना? उस सिलसिले में जो हम पिछले अपने एक्सपीरियंस में देख चुके हैं। तो आपको जो है फॉर्मेट कैप्टन जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, जैसे सारी ऑल कंट्रीज करें। मैं ये नहीं कह रहा आप हर कंट्रीज को फॉलो करें, लेकिन आप ठीक करें कि कौन से कप्तान किस फॉर्मेट के लिए ज्यादा बेहतर है। टेस्ट मैच में आपको धीमा कप्तान चाहिए, सोच समझने वाला चाहिए, टाइम होता है। वनडे में डिफरेंट है, T20 में राइट अवे कौन एग्रेसिव डिसीजन लेके मैच, क्योंकि T20 में कोच का कोई काम ही नहीं होता। वो 20 ओवर में ग्राउंड के अंदर क्या करके करेगा, जो प्लान दे दिया था कप्तान ने वो एग्जीक्यूट करना होता है। कप्तान होता है 20 के ओवर। हाँ, टेस्ट मैच और वनडे में काफी टाइम होता है, लेकिन इस तीनों तीनों मैचेस के लिए फॉर्मेट बनना मेरे नजदीक सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है ये। ठीक है, तो आप भी इस बात के हामी हैं कि तीनों फॉर्मेट के कैप्टन अलग होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। लेकिन आसिफ भाई, अभी आपने कहा कि लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ है हमने अपनी क्रिकेट को, तो फिर हम क्यों बुरा मानते हैं? हमें बतौर पाकिस्तानी, और मुझसे तो आपको दुख होता होगा, आपने तो पाकिस्तान के लिए सब कैप पहना है, आपने तो जो है वो पसीना भी बहाया है, कई जगह आपका खून भी बहा होगा पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस देते हुए। तो हमें दुख क्यों होता है फिर कि जब हमें दूसरे लोग जो है, कभी हमारे किसी फॉर्मर चेयरमैन को जोकर कह देते हैं, कभी हमारे किसी जो है वो कोच को जोकर कह देते हैं, उस वक्त हमें लगता तो बुरा है। आपको लगता है कि फिर वो सही कहते हैं फिर हमें? नहीं जी सर, जो बात होती है ना चेयरमैन को, इनको ठीक है, उनके अपने शॉर्ट कमिंग्स होते हैं, लेकिन जो लोग इस तरह मतलब बात करते हैं, समटाइम्स थोड़ा एग्रीवेट कर जाते हैं बातों को, एग्रेसिव हो जाते हैं बात करते हुए। लेकिन हमें अभी भी, मैं अभी कह रहा हूँ कि जब हम चेयरमैन लेके आते हैं, सबसे पहले पॉलिटिकली जो है ये जो अपॉइंटमेंट है, ये बंद होना चाहिए। जब तक अपॉइंटमेंट मेरिट पे नहीं होगी, आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक है? कोचेस अपॉइंटमेंट मेरिट पे हो, कहीं नहीं जा सकते। जैसे अभी आपने माइक हैसन को लिया हुआ है, आई एम नॉट फेवर ऑन हैविंग माइक हैसन एज हेड कोच, नो चांस, राइट? बिकॉज मैं उस प्लेयर, मैं अपनी मेरी परफॉर्म है, जिसने टॉप क्रिकेट नहीं खेली हो, चाहे वो कितनी किताबें पढ़ के आ जाए, जितने क्रिकेट खेले, वो कभी भी हेड कोच की पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। एक प्लेयर जो है, जब तक टॉप क्रिकेट ना खेलो, क्वालिफाइड हो, आप उसको लेके आए। हाँ, उसको हैंडल कैसे करना है, ये क्रिकेट बोर्ड का काम है। हर क्रिकेट बोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो चीजें हो सकता है परफॉर्मेंस अच्छी करते हो, लेकिन जो मेरिट होती है एक चीज के लिए, जो आप एडवर्टाइज करते हैं उसमें चीजें, तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें कि जो देखनी पड़ती हैं। या अपनी मर्जी से हम जिसको चाहें कोच बना देते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। बिल्कुल, हमें मेरिट पे कब तक हम काम नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं बनेगा।
लेकिन आसिफ भाई, ये तो आप हेड कोच की बात कर रहे हैं ना, आप काफ़ी अर्से से आप यूएसए में, पाकिस्तान क्रिकेट में आपकी बड़ी गहरी निगाह होगी। अगर आप रीजन के भी कोचेज देखें या अगर आप लोकल कोचेज भी देखें, तो जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, मैं नाम लूंगा तो वक्त शो का कम पड़ जाएगा। शोएब मोहम्मद, आसिम मुश्तबा, आमिर मलिक, अब्दुल रऊफ, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो है वो कोचिंग के काबिल हो सकते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। लेकिन वो कोच जिन्होंने कभी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, बहुत हुआ तो अपने शहर से उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट खेल ली है और कोचिंग कोर्सेज करके अंडर 16 अंडर 13 के बच्चों को घेर घेर के, बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, घेर घेर के उनका लाइफस्टाइल ही तब्दील हो गया है। अब तो ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा तो डॉन ब्रैडमैन पाकिस्तान क्रिकेट में कोई रहा ही नहीं है। देखिए, ये हर चीज के बाद एक सिस्टम इन प्लेस जब तक नहीं होगा ना, वहां हम कभी कोचिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे कभी भी मैंने कमेंट्स भी किए हैं कि जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको ग्रास रूट लेवल पे काम करने दिया जाए। हमारे पास बहुत सारे लेजेंड्स हैं, ठीक है ना, हम उनको लेके जाएं ग्रास रूट पे, ताकि वो कोचिंग ना करें बेशक, लेकिन एक चीज जो मेंटोर कर सकते हैं तरीके से कि गेम कैसे खेली जाती है। बाकी जो लोकल कोचेज बाकी जैसा आप दूसरे कोचेस की बात कर रहे हैं, खैर मेरा नाम तो निकाल देते, मैं तो पाकिस्तान में नहीं होता, तो लेकिन शोएब भाई हैं या अब्दुल रऊफ है या मलिक देर, मतलब ये लोग जो हैं, मतलब एक क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि भाई उन्होंने कोचिंग कोर्सेज नहीं किए, तो सारी दुनिया को पीसीबी क्रिकेट कोचिंग कराता है, तो ये इनको बिठा के दो लेवल 2 लेवल 3 कर दें, कोचेस करा दें उनको, हो जाएंगे, वो भी सर्टिफाइड हो जाएंगे। इसमें कौन सा इतना इशू है कि कोई साल का कोर्स चलता है। उनको भी अगर आप चाहते हैं कि उनके पास क्रिकेट की नॉलेज है और है जो कि नॉलेज, तो उनको नहीं सर, इनमें से कुछ ने किए हुए भी है ना कोर्सेज, इनमें से कुछ लोगों ने किए हुए भी कोर्सेज हैं, लेकिन सेटअप का हिस्सा नहीं बन पाते। नहीं होंगे ना, यस मैन नहीं होंगे वो लोग, यस मैन नहीं होंगे, क्योंकि मसला ये है कि आप देखें, दूसरा है कि हमारे डेमोग्राफिक्स है ना, उसमें हर एक को अपनी जॉब की पड़ी होती है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे जो ऊपर वाले हैं वो नाराज हो और उसको कोचिंग से हटा दिया जाए, क्योंकि एक जॉब लगी होती है। तो हमारे पास जॉब सिक्योरिटी में उनके और कोचेस की भी है, जो सूरत हाल में सब चीज को भी समझता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आके तो हमें जो है ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा। और जो है, जो ऊपर वाले हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, जो ये चलाते हैं, उनको भी अपना जो माइंड सेट है उसको चेंज करना पड़ेगा। जो है ना, ये जो क्या कहते हैं, हुक्मराना स्टाइल जो है ना, वो बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो उनके नीचे काम करते हैं उनको निकालना होगा। आसिफ भाई, आप समझते हैं, क्योंकि नथिंग पर्सनल विद एनीवन, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा है तो उसको पहले रीजन पे उसको स्टेप बाय स्टेप जो है उसको जिम्मेदारियां देनी चाहिए। हनीफ मलिक बतौर बैटिंग कंसल्टेंट पाकिस्तान नेशनल टीम, इस अपॉइंटमेंट को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं भाई बात करता हूँ, ठीक है, उसके आई एम नॉट गोइंग एनी पर्सनल, कोई इंडिविजुअल के हनीफ मलिक या कोई भी XYZ हो। मैंने पहले अपना कमेंट दिया था पहले, ठीक है ना, मैं उस कमेंट पे अभी भी तैयार हूँ। अगर किसी ने टॉप क्लास पे बैटिंग नहीं की है, वो चाहे कितनी किताब पढ़ ले, कितनी ऑब्जर्व कर ले, वो फीलिंग या वो चीज़, वो डेप्थ में नहीं ले आ सकता। लेकिन देखें, किताबें पढ़ के देना बहुत आसान है। मैं भी अगर 4 दफ़ा यूट्यूब की हार्ट सर्जरी की वो देखूँ ना वीडियो, ठीक है, मैं भी 1000 बंदे के आगे पर दे सकता हूँ इस लेक्चर, अगर मैं पढ़ लूँ उसको। लेकिन आगे से मुझसे क्रॉस कहीं का भी नहीं रहूँगा। एक मिसाल दी मैंने आपको। तो बात है डेफिनिटली, लेकिन कोच लाना, क्योंकि हमारा ये भी है, ठीक है, वो हो सकता है बहुत अच्छा हो, ठीक है, मुझे वही इस चीज़ का वो बयान नहीं, लेकिन ये हमारा जो सोच है हमारे प्लेयर्स की, क्या मलिक को वैक्सीन कोच कहेंगे भाई तूने क्या खेला है? हम तो इतने बड़े प्लेयर, तो ये हो जाता है कि आपने क्या खेला, आपने क्या तीर मारा ग्राउंड के, अगर आप कुछ बताने जाओगे ना, हमारे प्लेयरों की ये सोच होती है। तो ये चीज जब तक खत्म नहीं होता है, हनीफ मलिक आए या कोई भी आए, ठीक है ना, इसलिए हमें बड़े नाम की जरूरत है कि वो उनको उस पर इम्प्लीमेंट करा सके। अब ये देखना है, ठीक है, उससे मेहनत की है, उसको जब मिलना चाहिए उसको, लेकिन इट्स टू सून, और मतलब एक हैवी वेट नेम नहीं है वो। ठीक है, लेकिन आसिफ भाई, अब तो जैसे हालात चल रहे हैं, आप यकीन करें, अब तो मुझे ये उम्मीद हो चली है कि किसी दिन आप भी मुझे पाकिस्तान की टेस्ट कैप पहने देख सकते हैं। मैं भी कभी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्योंकि जो क्रिकेटर है, कल मेरी हाफिज़ इमरान से बात हो रही थी, वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करते नज़र आ रहे हैं, मीडिया का काम जो वो क्रिकेटर्स कर रहे हैं, किसी के पास अपना लैपटॉप है तो वो डाटा एनालिस्ट बन के जो सिलेक्शन कमेटी में मौजूद है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए, मेरे बादशाहों को कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं भी आपके प्रोग्राम से पहले ये सोच रहा था, यार ये लोग, आप लोग जो प्रोग्राम करते हैं, इतने सवाल लाते हैं, अगर मुझे बिठा दिया जाए
तो यार मैं कैसे करूंगा ये काम? मेरा काम तो है ही नहीं है कि मैं कैसे क्रॉस करूंगा, मैं कैसे उसको सवालों में तरतीब दूंगा, उसको कैसे मैं ज्वाइन करूंगा। तो मैं जिसका काम उसी को साझे। तो ये हर चीज है, बस वही बात है कि हर चीज का एक सिलसिला हो गया है। हर आदमी के हाथ में जो है, जो चीजें आ गई है अपने हिसाब से कर रहा है। तो बात मैं वही कर रहा हूँ कि जो इस चीज को कंट्रोल करते हैं, ये उनका काम है कि इसको फिल्टर करना, कौन सही है कौन गलत है, उसके हिसाब से काम करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, चाहे वो क्रिकेट हो या मुल्क का निज़ाम हो। देखिए सर, आपने तो बहुत अदवार देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, बहुत सारे चेयरमैन आपने देखे हैं। मुझे पता है कि आप तो उस चेयरमैन के अंडर में भी आपने क्रिकेट खेली है, कि जिन्होंने अब्दुल कादिर साहब से कहा था कि वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर इतनी दूर से भागकर आके बॉलिंग करते हैं, तुम 2 कदम के स्टार्ट से बॉलिंग क्यों कर लेते हो। तो ऐसे ऐसे चेयरमैन भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गुजरे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बात ये कि नॉलेज नहीं ना, आप लाएंगे पॉलिटिकल पॉइंट लाएंगे, तो अब मुझे अगर लाके अगर आप मुझे जो है सॉकर का या फुटबॉल का या बैडमिंटन का एक कोच है, तो मैं क्या, मैं कहूँगा तुमने ऐसे खेलते, मैं जाके पीछे दूसरे प्लेयरों की वीडियो देखूंगा, उनको उससे कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। तो भाई, तो वो चीजें होती है ना, वही बात है ना कि अब जो अगर चेयरमैन आ गए हो तो भाई क्रिकेट में दखल मत दो ना, आप अपना काम करते रहना जो करना लेकिन चाहिए सर, सवाल मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान में क्रिकेटर्स कम हो गए हैं कि एक को पहले कोच बनाते हैं, वो कोच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसको सिलेक्शन कमेटी में लेकर आ जाते हैं, सिलेक्शन कमेटी में अच्छा नहीं चल रहा तो उसको विमेंस टीम के साथ लगा देते हैं, विमेंस टीम में वो फेल हो जाता है, उसको पीएसएल में किसी फ्रेंचाइज के साथ वो नजर आ रहा होता है। पीएसएल में अगर उसकी टीम अगर आखिरी नंबर पे आती है या वहां उसकी दाल नहीं गलती है तो वो नेशनल एकेडमी में नजर आ जाता है, नेशनल एकेडमी में अगर नहीं होता है तो फिर वो जो है वो किसी और जो है वो रीजन के साथ उसको लगा दिया जाता है। प्लेयर कम पड़ गए कि या मॉडल टाउन से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता। देखिए सर, ये सारा कनेक्शन के ऊपर आपका, आप whom you know, ठीक है ना, आप किसको जानते हैं किसको नहीं जानते, उसके हिसाब से सारा चल रहा आपके सामने है। पूरा पाकिस्तान का निज़ाम इसी भी चल रहा है। मैंने पहली बात की, मेरिट नहीं होगी तो मेरिट पे कोई काम नहीं हो सकता, हम इसी तरह उलते रहेंगे। आज हम अभी हमारी जो है बहुत नीचे हैं, आप आहिस्ता नीचे जाएंगे, आपकी आईसीसी फंडिंग कम होती जाएगी, फिर आपकी जो इल्ले दलल्ले हैं वो कहाँ से पूरे करेंगे। हमारे पास अर्निंग का कोई जरिया नहीं है, ठीक है। अरबों रुपए फजूल चीज़ों में उड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो क्योंकि उनके अपना पैसा तो है नहीं, ठीक है। जिसका जो मर्जी आता है उस तरह से पैसे खर्च करता है। ठीक है, जिसके बस जो अब इसका क्या बोला जाए, कोई मतलब वर्ड्स खत्म हो जाते हैं जी बात करने के मैं सर लिए। आपसे एक बड़े और जबरदस्त मुद्दे पे बात करने वाला हूं कि अगर आपकी प्लेयर जी की जी परफॉर्मेंस खराब है, आप टीम से ड्रॉप कर दें, ये आपका राइट है, लेकिन उसको आप नजर से उतार दें, दिल से उतार दें, ये सर जवाब इसका बनता नहीं है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा आसिफ भाई से इस पे भी बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आसिफ मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले कि मैं आसिफ भाई से ज़रा मजीद प्रोग्राम में उनकी गुफ्तगू शामिल करूं, बजट के हवाले से भी आज हम अपने शो में ज़रूर तस्करा करेंगे, क्योंकि बजट जो पेश किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसमें स्पोर्ट्स के साथ जो है वो एक अजीब सा खिलवाड़ किया गया है, और बजट में जो है वो स्पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा इसके हवाले से फंडिंग नहीं की गई है, उसके लिए ज़्यादा अमाउंट जो है वो मुख्तसर नहीं किया गया। पहले हम आसिफ भाई से बात करेंगे, उसके बाद फिर हम असगर अजीम को भी अपने शो में शामिल करेंगे। आसिफ भाई, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि ठीक है, अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो अगर खराब होती है तो आप उसको टीम से ड्रॉप कर दें, लेकिन उसको इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं करें। ये बाबर आजम के साथ जो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है कि ईद की पॉडकास्ट में भी बाबर आजम को शामिल नहीं किया गया, ईद मुबारक का मैसेज भी बाबर आजम से जो है वो नहीं लिया गया। आपको लगता है कि ऐसे खिलाड़ी को जिसको एक अरसे तक पीसीबी जो है वो ब्रांड बनाकर सेल करता रहा, उसको एकदम से निगलेक्ट करना कोई अच्छा साइन नहीं है कि अपने हीरोज के साथ क्या करते हैं? सर, कोई नई बात तो है नहीं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में साथ। देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी, जब बाबर आजम को आपने सारा पावर्स दिए थे, ठीक है, जब पावर्स दिए थे तो उसने जो ऊपर बैठे लोग होंगे, वो जो कराना चाह रहे होंगे बाबर से, उसने उसको मना किया होगा, बाबर ने नहीं किया होगा। जो मैं आपको एक पीछे की जो ऐसा नॉर्मली चलता है, तो बाबर को नहीं किया, लेकिन बाबर उस वक्त पावर में था, बाबर की परफॉर्मेंस थी, बाबर टॉप पे था, तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, ठीक है। तो आज थोड़ा बाबर की थोड़ी सी परफॉर्मेंस नीचे हुई, लोग और ड्रॉप हुआ, तो अब वो अपने अपने बदले निकाल रहे हैं सर, इस तरह। तो ये इससे हमारा आइडिया होता है कि हमने किन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रखा जिनको एथिक्स ही नहीं आते जॉब्स की। तो ये इसकी वजह सिर्फ ये है कि उसने जिन लोगों को नाराज किया होगा अपने वक्त में, तो वो उसका बदला ले रहा है, और कोई वजह नहीं इस बात की। आपको वो दौर याद आ रहा है जब जावेद भाई ने तपती धूप में यूबीएल पे ट्रायल मैचेस खेले थे? देखिए ना, कितना बड़ा मजाक था वो।
हाँ, आपको याद होगा, मैं हाँ, उस वक्त वाइस कैप्टन था पाकिस्तान का। मैंने कहा भई आप लोग क्या मज़ाक कर रहे हैं? ठीक है ना, आप खिलाना खिलाएँ, नहीं खिलाना नहीं खिलाएँ, ये ट्रायल मैचेस किस चीज़ के लिए? हाँ। और उनके ट्रायल्स लेने के लिए। तो आसिफ भाई चले, वो जिक्र बहुत से निकल ही लोग आया इन्वॉल्व थे था, सर, छोड़ें इस जिक्र बात को, निकल ही बहुत आया, सारे लोग इन्वॉल्व जिक्र निकल ही आया था, वो वाइस लोग कैप्टन थे। इन्वॉल्व थे इसमें, वो मैं आपको बता दूँ वो लोग इन्वॉल्व थे उस वक़्त जो जब जाहिद भाई पावर में थे वो कुछ नहीं कर सकते थे ना। हम्म, अब जब वो ज़रा-सा तो वही बात भी जब मैं बात की ना बाबर आज़म के साथ, वही बात थी। ये हम्म। कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत अरसे से होता चला आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये अब क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में जिस तरह भी हम सरफराज की पुरानी की इब्तिदा में मैंने आपसे बात की थी, सिकंदर बख्श साहब को भी इंडक्ट किया गया है, लेकिन कोई अनाउंसमेंट सामने नहीं आ रहा कि भाई किस पोस्ट पे इनको रखा गया है, क्या इनकी जिम्मेदारियां दी गई हैं। हर शोबे में आपको लग रहा है कि पीसीबी का जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है वो एक पेज पे नहीं है, वो डायरेक्शन उनकी एक नहीं है, आपस में सिंक नहीं है कि अगर इनको रखा है तो किस मद में रखा है। अनाउंसमेंट इनके सामने क्यों नहीं आ रही? कंफ्यूजन, एम्बिगिटी क्यों है? देखें जी, बात ये है कि पहली बात तो कि अभी आप ये मुझे बताएँ कि कन्फर्म हो चुका है कि वो इंडक्ट हो गए हैं और अनाउंसमेंट नहीं हुई या सिर्फ़ रूमर्स हैं ये? हम्म, अगर रूमर्स हैं तो चलती रहेंगी, अगर अगर वो इंडक्ट हो चुके हैं, हम्म, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहिए को उनको बताए, मतलब अपने खबर को आम करे किस लिए उनको रखा है। हम्म, ये वही बात हो गई जो अपने 5 टीमों या 6 जो मेंटर रखे थे, हम्म, ये वही हिसाब-किताब है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, हम्म, हासिल कुछ नहीं हुआ। हम्म, तो इसलिए मैं पहले अर्ज़ किया कि वो जो है हम जो चीज़ें होती हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कुछ लोगों को हम क्रिकेट बोर्ड में या इसमें जॉब्स देते हैं कि उनको खामोश रखने के लिए, ठीक है? जो ज़्यादा शोर करते हैं क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ या कुछ करते हैं, उनको फ़ौरन जॉब आगे-पीछे कहीं न कहीं मिल ही जाती है। उसके बाद वो खामोशी छा जाती है। तो ये हमारा पुराना वतीरा है, इसमें कोई नई, अभी भी कह रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है। ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। ये ना कोई ऐसी बात नहीं है ये। अभी ज़्यादा सोशल मीडिया का तो ज़्यादा चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी ये डेटा एनालिस्ट उस्मान हाशमी को लेकर आ गए हसन चीमा की जगह। रखा क्यों था भाई हसन चीमा को, और रखा था तो हटाया क्यों है? उसका भी कोई रीजन सामने नहीं आया। उस्मान हाशमी एक अरसे तक पाकिस्तान की टीम के साथ रहे, अब उनको लेकर आ गए। तो ये मतलब मामला समझ नहीं आ रहे कि फैसले किस समत में हो रहे हैं। और इससे पहले जो है, कल मेरे साथ हाफिज इमरान थे, उन्होंने कहा कि जी क्लियर मैसेज दिया गया है माइक हैसन को कि आप सियासत से गुरेज करें। तो इसका मकसद है कि हैसन टीम में सियासत कर रहे थे, जब भी उनको लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया कि आप सियासत से गुरेज करें। तो मैं यही आपको पहले बात की ना कि जब कमज़ोर लोग आप लेके आएँगे, तो अपनी जॉब चाहे वो यहाँ का हो या बाहर का हो, उन सबको पता होता है कि अपनी जॉब्स को कैसे बचाना है, तो वो हम्म, ये हरकतें इसलिए करते हैं। हम्म, जो स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं, कैरेक्टर वाइज़ स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ये हरकतें नहीं करते और हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं, जो इस क्राइटेरिया पे उतरते हैं, लेकिन उनको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें होती हैं और जो आप बात कर रहे थे सियासत की, हम्म, तो इसका मतलब है कि वो उसको कह रहे हैं माइक हैसन को सियासत ना करें, हम्म, तो वो जो कह रहे हैं वो तो खुद तो सियासत कर रहे हैं ना इस चीज़ के ऊपर। हम्म। ठीक है। आकिब जावेद की तकरूरी के हवाले से क्या कहेंगे? हम उनको एनसीए में लेकर आ गए हैं। पहले वो पाकिस्तान की टीम के साथ हेड कोच भी रहे हैं, चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, माशाल्लाह वो ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है, तब उनको एनसीए में लेकर आ गए। देखिए, कोचिंग करना और एनसीए में चीज़ें चलाना बहुत डिफरेंट है। कोचिंग इज़ डिफिकल्ट जॉब। एनसीए की जो है ना वो एक एडमिनिस्ट्रेशन जॉब है, हम्म, ठीक है? आपने चीज़ों को प्लेस करना, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ तजुर्बा है या वो कैसे प्लेस करना तो आप कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, आई एम टेलिंग यू कि हम्म, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये कोई ऐसी कोई बड़ी तुरमखानी नहीं है क्रिकेट की। हम्म, अगर आपको सही आता हो, थोड़ी-सी नो हाउ, क्रिकेट कोचिंग इज़ टोटली डिफरेंट। तो वो एक 2 डिफरेंट हम ऑरेंज और एप्पल से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। अगर वो आखिर इस काबिल है कि डायरेक्टर ऑफ परफॉर्मेंस बन सकता है, तो ज़रूर बनना चाहिए। अगर वो इस काबिल है, कोच बनाना चाहिए, तो बनाना सर चाहिए आपने उसको। इतनी क्रिकेट खेली, लेकिन आप बताएं ना, इस काबिल है? मैं तो आपसे पूछ रहा देखिए, हूँ। मेरी जो 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 मैं आपको बताऊँ ना कि वो प्रॉब्ली उसके रैकेट तो अच्छा, वो यूएई के साथ रहा, उसने अच्छा परफ़ॉर्म किया उनके साथ, हम्म, ठीक है? अपने लाहौर कलंदर के साथ रहा, उसने परफ़ॉर्म अच्छा किया। लेकिन अब देखिए ना, हर चीज़ की डेमोग्राफिक्स, हर चीज़ की सिचुएशन हम्म, डिफरेंट होती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्टोरी ठीक, डिफरेंट है। तो ये हमें सोच देखना है ना, जो लेने ठीक, वाले हैं, कि आप जब इंटरव्यू करते हैं, एक इंटरव्यू से कभी नहीं होता। जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अगर किसी को पता हो या मैं सुन रहा हूँ मेरी बात, हम्म, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब कोई हाई पोजीशन ली जाती है तो एक इंटरव्यू में कई मल्टीपल इंटरव्यूज मल्टीपल कैंडिडेट के साथ
थॉरोली उसको चेक किया जाता है, फिर जाके वो अपॉइंटमेंट होती है। बिल्कुल लेकिन अगर हम पहले से तयशुदा हों तो सही, उसमें फिर कौन सा इंटरव्यू और किस तरह का इंटरव्यू और कौन बिल्कुल से कैंडिडेट्स। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ मौजूद थे आसिम मुश्तबा साहब और हम उनसे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। हमने अपना टाइम दिया और हमें अपने ख्यालात से मुस्तफ़ीज़ किया। लेकिन जहाँ हम जैसे हमने पहले भी कहा था ब्रेक से आने के बाद कि अब जहाँ हम क्रिकेट को डिस्कस करते हैं वहीं पे बजट में पाकिस्तान में खेलों के हवाले से कोई फंड रखा नहीं गया है, ज़्यादा रकम रखी नहीं गई। इससे पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी किस तरह फ्लरिश करेंगे, किस तरह खेलों की डेवलपमेंट होगी, ये सब कुछ हमें अपडेट करने के लिए असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असगर से जानेंगे क्या क्या तफसीलात हैं इस बजट में, स्पोर्ट्स के जो बजट में अमाउंट मुख्तस किया गया है। जी असगर। देखिए अली सलमान, सबसे पहली बात तो ये है कि सूबाई खेल जो है वो एक सूबाई मसला है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद खेलों को सूबों के हवाले कर दिया गया था। इस हवाले से जो डेवलपमेंट का इदारा था, इंजीनियरिंग का इदारा वफाक के पास, उसको भी सूबों के हवाले कर दिया गया था और वो तमाम का तमाम अमला चारों सूबों में आके जम हुए थे और उनको उनकी कैटर के हिसाब से ना सिर्फ ओहदे दिए गए थे बल्कि उनकी सैलरीज भी उसी हिसाब से दी गई थी, उनकी सीनियरिटी भी काउंट की गई थी। तो इट्स मीन के वफाक का खेलों से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानती और अपनी इजारादारी कायम रखना चाहती है और खेलों पे अपनी मरकज़ियत और अपने तसल्लुत को बरकरार रखने के लिए बैनुल सूबाई राब्ता की जो वजारत है उसके ज़रिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और फिर ये हुआ कि गुज़िश्ता 3 सालों से जो एक बजट हमारा आ रहा है, उस बजट में हम 250 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर करने की बात करते हैं और उसके लिए सिर्फ 30 मिलियन रुपए जो है हम मुख्तस करते हैं। ना वो कॉम्प्लेक्स बनता है और ना ही उस पर कोई पेशरफ्त होती है। लेकिन जो हैरत अंगेज़ बात है, जो खेलों के साथ खिलवाड़ है, जो वफाकी हुकूमत जो है पूरे पाकिस्तान के एथलीट के साथ जो मजाक कर रही है, वो ये है कि 250 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 30 लाख रुपए में कहाँ बन सकते हैं, यानी 2,20,000 रुपए फी मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें अब 2 लाख में तो 2 कमरे भी नहीं बन पाते। अगर आप अच्छा कमरा बनाना चाहें तो 2 कमरे भी नहीं बन पाते, ना ही वो उसकी फिनिशिंग हो पाती है। तो इसके साथ साथ दीगर चीज़ें भी रखी गई हैं, वो भी माजी में 3 साल से हम देखते आ रहे हैं कि बायोमेक लैब बनाया जाएगा इस्लामाबाद PSB में। उसके साथ ये भी कहा गया कि जनाब हम जो है कराची सेंटर में 98 लाख रुपए से कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। तो गोया कहने का मकसद ये कि मजाक क्यों, वो भी खिलाड़ियों के साथ, वो अमन के सफ़ीरों के साथ। और फिर सबसे बड़ी बात, ओलंपियन अरशद नदीम के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा और बजट से 2 दिन पहले भी कहा कि हम जो है मियाँ चुन्नू में इनके लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एकेडमी बना रहे हैं, लेकिन बजट में उसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो आप सोचें कि एक जानिब तो आप ये कहते हैं खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते, एक जानिब आप उनसे ये उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि वो आपके लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। और भाई इस सूरत हाल में कौन लेकर आएगा, कौन सा प्लेयर ऐसा करेगा? हर बंदा तो अरशद नदीम की तरह जो है वन मैन शो नहीं कर सकता ना। हर वो उसने तो अपने तमाम तकालीफ बर्दाश्त की, तमाम अखराजात उसने इधर उधर से जिस तरीके से भी उसने बर्दाश्त की उसने किया, कुछ उसके इदारे ने उसके सपोर्ट किया। लेकिन हुकूमत को एक जामे स्पोर्ट्स पॉलिसी बनानी होगी। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो बग़ैर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के, जी हाँ, वफाकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ना होने वाली मिसिंग पर्सन में पाकिस्तान का नाम आता है, जहां वफाकी वजारत नहीं है 18वीं तरमीम के बाद। जबकि दुनिया भर में स्पोर्ट्स के मामलात को उनकी सेंट्रल कमेटी जो होती है, सेंट्रल काबीना, वो देख रही होती है। ठीक है, असगद ने कहा कि एक जामे और मरबूत और एक मुनज़्ज़म स्पोर्ट्स पॉलिसी की पाकिस्तान में ज़रूरत है, ताकि अगर हम अपने एथलीट को इस स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत कुछ फंडिंग कर सकेंगे, कुछ उनकी नीड्स, बेसिक नीड्स पूरी कर सकेंगे, बेसिक फैसिलिटीज़ उनको दे सकेंगे, जब ही पाकिस्तान में हम तमगों की और मेडल्स की उम्मीद कर सकते हैं। आज के शो के लिए बस इतना ही। हम इंतहाई मशकूर हैं आसिम मुश्तबा साहब के, असगर अजीम साहब के, कि जिन्होंने आज के शो के लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। कल हम बात करेंगे पाकिस्तानी कौमी खेल हॉकी के हवाले से। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।